नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। आप सभी को पता होगा एसएससी के अभी लेटेस्ट एग्जाम में कंप्यूटर के प्रत्येक सेट में 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी जो सीएचएसएल का एग्जाम हो गया, आने वाले एमटीएस एग्जाम्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। और कंप्यूटर में सवाल हैं, ये आपके बेसिक प्लस थ्योरेटिकल कंसेप्ट कवर हैं, तो इजीली आप कंप्यूटर के सवाल है 2 सवाल आपके पक्के हो जाते हैं। तो इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 200 कंप्यूटर के क्वेश्चन की सीरीज रहेगी और 3 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सीरीज है, ये जो टेक्स्ट बुक की बुक है 4000 क्वेश्चंस की, एक स्मार्ट बुक है। बुक नहीं कहूँगा, स्मार्ट बुक है, इसका कारण भी बताऊंगा। टेक्स्ट बुक प्लस एचएन पब्लिकेशन की तरफ से 4000 क्वेश्चंस की जो स्मार्ट बुक है, इनके जो कंप्यूटर के 200 क्वेश्चंस है। वैसे इस बुक्स में पूरा जीके इंक्लूड है, आपका इतिहास है और भूगोल है, विश्व भूगोल है, और सारे क्वेश्चंस लेवल वाइज इंक्लूड हैं। डिफिकल्टी लेवल, लेवल 1 में ईजी है, उसके बाद थोड़े टफ मीडियम लेवल के, और लेवल 3 में हार्ड लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। लास्ट में स्मार्ट आंसर की है और सॉल्यूशन है, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित है, और जो प्रीवियस ईयर पर आधारित ये सभी क्वेश्चंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बॉक्स में कंप्यूटर को भी आपका नीचे सेक्शन मिल जाएगा, जिसमें कंप्यूटर के 200 क्वेश्चंस हैं। तो लेवल वाइज 3 लेवल में आपके कवर हो जाएगा। पहले लेवल में 66 क्वेश्चन इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट सहित मैं बताने वाला हूँ। जो अभी सीएचएसएल एग्जाम चल रहे हैं, इनमें तो फायदेमंद होंगे ही होंगे, आने वाले एमटीएस एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी लाभदायक फ्रूटफुल होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। ये स्मार्ट बुक क्यों है, इसमें प्रत्येक क्वेश्चंस का टीटीए दिया है। टीटीए यानी आपको उस सवाल का आंसर कितने सेकंड में करना है। ये टीटीए टेक्स्ट बुक पर जो लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट देते हैं, जो एवरेज टाइम प्रत्येक सवाल का उन कैंडिडेट का निकल के आया है, उसी तरीके से प्रत्येक सवाल के आगे आपको मिल जाएगा। विशेषकर ये मैथ की इसके अलग से बुक है, टेक्स्ट बुक की इसी प्रकार की, जहाँ से आपको टाइम का पता रहता है। तो आप एज ए ऑफलाइन भी स्मार्ट वे से तैयारी कर सकते हो। स्मार्ट आंसर की है, स्मार्ट आंसर की कैसे है वीडियो के साथ मैंने रहेगा, बताऊंगा किस प्रकार स्मार्ट आंसर की है। और लास्ट में आपको सॉल्यूशंस मिलने वाला है, और आपको क्यूआर कोड भी यहाँ पर इस बुक्स में आप देख सकते हो। वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, कोई कैंडिडेट बाई करना चाहता है तो अमेजन से वो डायरेक्टली बाई कर सकते हो, क्योंकि अभी इस बुक का ऑफर चल रहा है अमेजन में, काफ़ी डिस्काउंट के साथ आपको डील मिल जाएगी। जो भी चैप्टर पढ़ते हो फ्री ऑफ कॉस्ट उसका वीडियो लेसन यहाँ पर आपको मिल जाता है क्यूआर कोड से। तो फिलहाल सवाल कंटिन्यू करते हैं। बाकी जो कैंडिडेट बुक को बाई करना चाहते हैं, ऑफर चल रहा है अमेजन से, लाभ उठा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। लेवल 1 में 66 क्वेश्चन हैं, और सवाल के लास्ट में आपको आंसर की मिलती है, जिसमें इस टाइप से करेक्ट और स्किप का सेक्शन है। मतलब जैसे सवाल नंबर 1 को कितने फीसदी कैंडिडेट ने करेक्ट किया है, वो आप कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताएंगे। आप इन 66 में से कितने सवाल करेक्ट कर पाते हो, तो वीडियो के साथ साथ आप भी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप ये भी देख सकते हो कितने फीसदी कैंडिडेट ने वो सवाल, जैसे कि इस सवाल को मॉक टेस्ट में 67% ने करेक्ट किया है और 8% ने छोड़ दिया है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो आपकी क्या स्थिति है, करेक्ट करने वालों में या फिर छोड़ने वालों में स्थिति है, स्किप करने वालों में स्थिति है, वो आपको साथ साथ यहाँ पर मिल जाती है आंसर की में। तो सवाल नंबर 1 यहाँ पर, बाकी कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि टेक्स्ट बुक की सेल कब आएगी, तो यहाँ पर सेल आ चुकी है। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से अभी तक नहीं जुड़े हैं, 11 से 13 मार्च के मध्य सबसे लोएस्ट प्राइस की सेल है, जिसमें ईयरली टेक्स्ट बुक पास आपको मिल जाएगा। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो 269 रुपये में। इसमें 640 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट इंक्लूड हो जाते हैं, 269 रुपये में 640 प्लस, और ईयरली 1 वर्ष में जो चाहे एग्जाम्स के अनलिमिटेड मॉक टेस्ट दे सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर सकते हो। लेटेस्ट सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट यहाँ पर इंक्लूड है, वो भी अभी के लेटेस्ट इंटरफेस और डैशबोर्ड पर आधारित यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करने को मिलती है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आवश्यक है। टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हो, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना। सवाल देखो, साथ साथ आपको भी आंसर करना है। लेवल 1 में थोड़े इजी लेवल के सवाल मिलेंगे, लेकिन इसमें भी आपके 66 में से बहुत कम सवाल सही होने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। प्रैक्टिस आप, बाकी कैसा आपका नॉलेज है वो यहाँ पर पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जब हम MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से पर दिखाई देती है। तो MS एक्सेल में जब आप इंटरफेस देखेंगे MS एक्सेल का, सबसे ऊपरी हिस्से में आपको क्या दिखाई देगा, तो यहाँ पर आई होप आपने सही आंसर किया होगा। ऊपरी हिस्से में आपको दिखाई देता है टाइटल बार, यानी नाम दिखाई देता है उस एक्सेल का, उस वर्कबुक का नाम क्या है। नाम जैसे डॉक्यूमेंट 1 नाम रख दिया, तो वो आपको ऊपरी हिस्से में टाइटल बार में। स्टेटस बार है वो सबसे नीचे होता है, ठीक है। और स्क्रॉल बार है, यहाँ पर 36 में आप स्क्रॉल कर सकते हो, और बाकी और वर्टिकल भी स्क्रॉल रहता है ऊपर नीचे पेज को करने के लिए, वो अनुलंब वाला है, ये 36 वाला है। तो स्क्रॉल बार अलग होता है। सबसे ऊपरी हिस्से में जो आपको दिखेगा वो यहाँ पर हो जाएगा टाइटल बार। स्टेटस बार है सबसे नीचे रहता है। तो इसका आंसर डी है। जो मॉक टेस्ट देने वालों ने 67% कैंडिडेट ने इसका डी किया है, 8% ने छोड़ा है। सवाल नंबर 2 देख लो।
निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट पर एक होस्ट से दूसरे में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है? फाइल को एक से दूसरे होस्ट में ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पर आप सभी को पता होगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल रहता है एक, जो एफटीपी है उसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर एक आप टर्म देख पा रहे हो यूडीपी। यूडीपी का क्या मतलब होता है? यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल क्या है? तो ये एक टाइम क्रिटिकल डाटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है। जैसे कि कभी कभार आप देखते हो यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम होती है, ठीक है, या फिर आप कोई लाइव वीडियो गेम्स खेल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पबजी खेल रहे हो, ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हो, उस केस में वहाँ पर टाइम बेस्ड प्रोटोकॉल की ज़रूरत रहती है। टाइम क्रिटिकल है, तुरंत का तुरंत डाटा है वो ट्रांसमिट होना चाहिए। तो ये एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल के अंतर्गत आ जाएगा जो कि टाइम क्रिटिकल है, यूडीपी। आपको जो फाइल का पूछा है तो एफटीपी हो जाएगा, यूडीपी भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। बाकी टीसीपी और आईपी तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे सवाल बनते हैं। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल है और टीसीपी का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा, जो कि क्या करता है, एक सिक्योर ट्रांसमिशन करता है। सर्वर और क्लाइंट के मध्य सिक्योर ट्रांसमिशन है वो टीसीपी के मध्य और आईपी के द्वारा किया जाता है इंटरनेट के जरिए। नेक्स्ट सवाल, बाकी सवाल नंबर 2 का आंसर है उसी किया है 62% ने, 3% ने इसको छोड़ा है, तो आप कहेंगे बाकी परसेंटेज ने क्या किया, बाकी ने गलत किया है। इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? प्रत्येक कंप्यूटर, प्रत्येक जो भी नेटवर्क डिवाइस रहता है उसका एक इंडिविजुअल यूनिक आईपी एड्रेस रहता है। तो प्रत्येक कंप्यूटर की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आईपी एड्रेस का उपयोग किया जाता है। अब जब आईपी एड्रेस की बात आई है, आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी में भी सबसे पहले जो IPv4 आता था, अभी IPv6 भी आने लग गया। IPv4 से एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है ये कितने बिट का है, IPv4, आईपी एड्रेस का प्रकार है IPv4, ये है दोस्तों 32 बिट का। कितने का? 32 बिट का, याद रखिएगा। और ये भी पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा वैलिड IPv4 एड्रेस है। वैलिड एड्रेस जैसे कि आपको दे दें 356.96.0.7, क्या ये वैलिड है? नहीं है। तो आपको दे दे 196.0.2.1, क्या ये वैलिड है? बिल्कुल। तो आप कहेंगे ये वैलिड कैसे नहीं है? IPv4 एड्रेस में इस प्रकार आपको दिखेंगी 4 अलग अलग नंबर्स दिखेंगे जो कि 3 दशमलव में होंगे। तो ये जो 4 अलग अलग नंबर्स आप कहेंगे इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो होने चाहिए 0 से लेकर 255 के मध्य। तो 356 255 से ज़्यादा है तो ये हो नहीं सकता है। 255 से कम कोई भी चलेगा, 0 चलेगा, 255 भी चलेगा, लेकिन इनके मध्य ये सभी संख्याएं होनी चाहिए जिसमें 3 डेसिमल आ जाए। और ये जो संख्या है 0 से 255 के मध्य आएगा तो एक वैलिड IPv4 एड्रेस हो जाता है, क्योंकि इससे एग्जाम में सवाल पूछा हुआ है, इसलिए ये इंक्लूड कर रहा हूँ। बाकी एक IPv6 एड्रेस भी होता है, तो आपको पूछ लिया IPv4 तो 32 बिट का होता है, IPv6 कितने बिट का होता है? तो ये होता है 128 बिट का। IPv6 को इस प्रकार जैसे 2001, ये डबल डैश और इस प्रकार DB@0 इस प्रकार रहता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कंप्यूटर नेटवर्क। बाकी इस सवाल को 3 नंबर सवाल को किसने सही किया है? मैक्सिमम कैंडिडेट ने सही किया है, इजी सवाल है। 91% ने सही किया है, 2% ने इसको क्या किया है? स्किप किया है, बाकी ने गलत किया है। कंप्यूटर नेटवर्क की एक प्रणाली लैन में एल अक्षर क्या स्टैंड करता है? एल अक्षर स्टैंड फॉर, जो एल है वो लोकल है, क्या है? लोकल है। लोकल एरिया नेटवर्क की बात हो रही है। लैन है जैसे आपके घर में काफ़ी कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है, तो वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, जहाँ पर डाटा का स्थानांतरण तेज होता है अत्यधिक। जैसे एक ऑफिस में काफ़ी कंप्यूटर कनेक्ट है वो लोकल एरिया से। एक होता है मैन, होता है MAN, एक होता है WAN। मैन का मतलब है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है जो एक सिटी के भीतर जितने भी कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं ईथरनेट से, जैसे ATM है एक सिटी के अंतर्गत है, वो मैन से कनेक्ट हो जाएगा। और बाकी टोकन रिंग वगैरह है, इसकी रेंज है तो पूरे सिटी में रहेगी। और बाकी वैन है वाइड एरिया नेटवर्क है। तो आप कहेंगे इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा वैन है। इंटरनेट क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा वैन है। वाइड एरिया, पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरे देश को एक तरीके से लोगों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। वैन है, ज़्यादातर सरकारी संगठन का डाटा है, सूचना का प्रबंधन है, इसका उपयोग करता है। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर नेटवर्क का ये तो हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही ढंग से एक फायरवॉल को परिभाषित करता है? फायरवॉल क्या होती है? फायरवॉल नाम से स्पष्ट है, जैसे 2 रूम हैं, इसमें आग लगी है
और इसके बीच में एक ऐसी फायरवॉल आ गई जो आग को रोक रही है दूसरे रूम में प्रवेश करने से। तो ये आग को दूसरे रूम में प्रवेश करने से रोक रही है। इसी प्रकार कंप्यूटर में भी आप मान सकते हो फायरवॉल का मतलब होता है कि जब भी आप इंटरनेट पर कोई भी चीज़ें सर्च करते हो तो वो इंटरनेट प्रोटोकॉल के ज़रिए हैं चीज़ें आपकी इनपुट आप देते हो और आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो वहाँ पर जो पैकेट्स आते हैं वो ज़रूरी थोड़ा ही कि वो बिल्कुल सिक्योर पैकेट्स आपको मिले। यहाँ पर आपको अनवांटेड अवांछित वायरस भी मिल सकते हैं। तो वायरस हैं उसको क्या करती है, ये दीवार रोक देती है, आपके फ़ोन में आने ही नहीं देती है वायरस को। तो रोकने का काम कर रही है वायरस वगैरह को आपकी डिवाइस में प्रवेश करने से। अब मान लो कोई वायरस है प्रवेश कर गया, जासूसी करके प्रवेश कर गया कैसे कैसे चिपक के अन्य प्रोग्राम के साथ में, तो होगा क्या, यदि आपके ये कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट है, अन्य कंप्यूटर से कनेक्ट है ये वाला डिवाइस, तो ये जो कंप्यूटर जो वायरस है अन्य डिवाइस में नहीं जाएगा। यहाँ पर और एक फायरवॉल का काम करता है जो राउटर मान लेते हैं, कनेक्ट किससे रहते हैं अन्य डिवाइस, राउटर से रहते हैं, इंटरनेट से रहते हैं कनेक्ट हैं। तो राउटर में एक फिजिकल आप कहेंगे हार्डवेयर के रूप में भी फायरवॉल होता है और सॉफ्टवेयर के रूप में भी फायरवॉल होता है। तो राउटर में हार्डवेयर के रूप में एक फायरवॉल काम करेगा जो अन्य डिवाइस में वो वायरस नहीं जा पाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों उपकरणों का एक संयोजन है फायरवॉल में, जो कि एक नियमों का एक सेट के आधार पर नेटवर्क को प्रसारण पारेषण अनुमति देने और अस्वीकार अनुमति भी दे सकता है। यदि वो वायरस नहीं है तो वो प्रवेश की अनुमति देगा, वायरस है तो उसको अनुमति नहीं देगा। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों जरिए से ये फायरवॉल काम करता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब सवाल 5वां काफ़ी टफ था, तो 33% कैंडिडेट ने ही जो ऑनलाइन एग्जाम में करेक्ट किया है, 45% ने इसको छोड़ा है, बाकी ने इसको गलत किया है। आपकी क्या स्थिति है? निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ये तो सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ ही जाता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है तो राउटर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा ही है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग है, विंडोज़ ऑपरेटिंग है, iOS है, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में होना चाहिए, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? जो जितने भी नेटवर्क डिवाइसेज होते हैं जो इंटरनेट से जुड़े होते हैं उनका इंडिविजुअल यूनिक आईपी एड्रेस होता है। क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एड्रेस होता है, ऊपर IPv4 IPv6 के बारे में अपन ने बात की है। और नेक्स्ट सवाल है लाइनक्स क्या है? लाइनक्स क्या है? लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स है जो ओपन सोर्स यूनिक्स जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स कैसा है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स जैसा है। लाइनक्स है ये 1991 में लिनस टोरवाल्ड्स और एक था FSP जो फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन और लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा इसको बनाया गया था 1991 में। ओपन सोर्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा लाइनक्स। बाकी हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं जिनको अपन भी पढ़ सकते हैं। एक होती है असेंबली भाषा जो लो लेवल लैंग्वेज होती है, जो मशीनी भाषा है वो लो लेवल लैंग्वेज है जो बाइनरी डिजिट में 0 और 1 में रहती है। कंप्यूटर में जो भी लैंग्वेज रहती है कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है ना, आप जो कमांड देंगे मान लेते हैं लो लेवल में दो और या फिर हाई लेवल में दो, उच्च स्तरीय भाषा में दो, कंप्यूटर उसको मशीनी भाषा में ही कन्वर्ट करेगा। तो कन्वर्ट करने का काम वहाँ पर इंटरप्रेटर करता है, कंपाइलर करता है। आगे और भी बात करेंगे, सवाल आएगा। निम्नलिखित में से MS वर्ड में कौन सा वैध चेंज केस विकल्प नहीं है? वैलिड जो चेंज केस विकल्प नहीं है, तो यहाँ पर केस की बात हो रही है। जैसे एक होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का क्या मतलब हुआ? पूरा जो सेंटेंस इंग्लिश में लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिख दिया टॉप ट्रेंडिंग GK, तो जो शुरुआत हो रही है ये प्रथम लेटर है वो क्या होना चाहिए? कैपिटल में होना चाहिए, बाकी स्मॉल चलेगा। सेंटेंस केस वो होता है। लोअर केस में क्या होता है? जितने भी लेटर है सब्सक्राइब करो, तो सभी को मैंने क्या किया, जितने भी लेटर है वो स्मॉल में लिखी तो वो लोअर केस है। और सभी लेटर है जैसे मैं ये पूरे पूरे कैपिटल में लिख देता हूँ तो वो उसका अपर केस है। पास्कल केस MS वर्ड में नहीं होता, ध्यान रखना। पास्कल केस भी वैसे एक केस होता है जिसमें क्या होता है, प्रथम प्रत्येक वर्ड का प्रथम लेटर कैपिटल है, प्रत्येक वर्ड का। जैसे आपका टॉप ट्रेंडिंग ले लेते हैं, टॉप, उसके बाद TREND, उसके बाद GK, तो प्रथम लेटर है वो कैपिटल है, वो पास्कल केस है। और एक कैमल केस भी होता है इसी प्रकार। टॉगल केस की बात करें, टॉगल उल्टा कर देता है चीज़ों को। जैसे कि आपका कोई सेंटेंस है लोअर केस में लिखा हुआ है और मैंने उसको सेलेक्ट करके टॉगल केस किया तो पूरा आपका सेंटेंस अपर केस में हो जाएगा। जैसे कि पहले अपर केस में लिखा हुआ टॉगल केस किया तो लोअर केस में हो जाएगा। तो टॉगल केस होता है। पास्कल केस MS वर्ड का वैध एक चेंज केस नहीं है।
तो यहाँ पर क्यूआर कोड भी है जिसको आप स्कैन कर सकते हो, जो ये बुक्स लेता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता का उपयोग पाठ की रेखा के ठीक ऊपर बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है? इजी सवाल है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट दो टर्म आपने सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर पाठ की रेखा के ठीक ऊपर की साइड में, रेखा के ठीक ऊपर की साइड में बहुत छोटे अक्षर, जैसे कि मैंने लिख दिया 2⁵ तो ये ऊपर की साइड में लिखा तो ये है सुपर स्क्रिप्ट है। नीचे की साइड में लिखता C6 लिखता, जैसे C6H12O6 में ग्लूकोज लिखूंगा तो ये नीचे की साइड में छोटे लेटर हैं, ये सब स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट की जो की रहती है शॉर्टकट की, वो क्या रहती है? अब सुपर स्क्रिप्ट है जो ऊपर की साइड में लिख रहे हो तो कंट्रोल आपको करना पड़ेगा, प्लस शिफ्ट भी की प्रेस करनी पड़ेगी, प्लस आपको प्लस की प्रेस करनी पड़ेगी। प्लस की एक अलग की रहती है। इन सभी को कंट्रोल शिफ्ट और प्लस इन तीनों को ऐड करेंगे तो वहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट आपका बन जाएगा। सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, शिफ्ट को हटा दो, कंट्रोल के साथ में बराबर की प्रेस कर दो। ये बराबर और प्लस की कुंजी एक ही होती है, ध्यान रखना। ये कब काम करती है, डायरेक्टली आप प्रेस करेंगे तो बराबर की करेगी, शिफ्ट सहित करेंगे तो वो प्लस का काम कर देगी। तो जब शिफ्ट सहित करते हैं तो प्लस का काम करती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपका ये बराबर की मान लो, प्लस की मान लो। डायरेक्टली शिफ्ट ना करो, कंट्रोल प्लस बराबर करो, वो सब स्क्रिप्ट का काम करेगी। एक यहाँ पर आपको दिख रहा है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब कट कर देना। जैसे यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हुई है फॉर्मेट पेंटर को मैंने बीच में से ऐसे कट कर दिया तो बीच में से लाइन गई तो ये स्ट्राइक थ्रो हो गया। स्ट्राइक थ्रो की शॉर्टकट की एग्जाम में पूछा जाता है तो आप कहेंगे शॉर्टकट की है Ctrl+5 है। कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में Ctrl+S दे दे, आप कहेंगे भाई S है स्ट्राइक थ्रो, नहीं, S तो सेव करता है। Ctrl+5 है वो स्ट्राइक थ्रो का काम करेगा। तो सवाल नंबर 10 है सुपर स्क्रिप्ट, ऑप्शन बी करेक्ट है, जो 44% ने किया है और 22% ने इसको स्किप किया है, बाकी ने गलत किया है। MS एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉलम और रो के प्रतिच्छेदन को संदर्भित करता है? कॉलम और रो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये कॉलम है आपका, ठीक है, ये कॉलम और ये जो रो आपस में इंटरसेक्ट करेगी तो क्या बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ये जो ये बन रही है इसको सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेल है ये। तो सेल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेल है और सेल में जो आप एंट्री करते हो वो एक फॉर्मूला का बार रहता है। फॉर्मूला बार में सेल में जो एंट्री है वो आपको फॉर्मूला बार में शो हो जाएगी। किसमें? फॉर्मूला बार में। अब देखिए सेल में जो एंट्री आप करेंगे, एडिट करेंगे तो उस केस में वो एक्टिव सेल हो जाएगी। जब आप एडिट करते हो, सेल को कैसे निरूपित करते हैं? मान लेते हैं ये कॉलम है ए और ये रो है 1, क्योंकि कॉलम ABCD ऐसे कॉलम होते हैं, रो 1 2 3 4 ऐसे रो होती है। तो पहला ये वाली सेल है ए वाले कॉलम की और एक वाले रो की, तो इस सेल को क्या कहेंगे? इस सेल को कहेंगे A1 कहेंगे, न कि 1A मत कर देना, पहले कॉलम का नाम आएगा फिर रो का आएगा, तो इसको A1 कहेंगे। इसी प्रकार ये सेल है, इसको कहेंगे A कॉलम है 2 रो है A2 इसको कह देंगे, तो इसका नामकरण हो गया। और सेल के अंदर आप कोई भी एंट्री करते हो, नाम लिखते हो या फिर फॉर्मूला एंटर करते हो, फॉर्मूला एंटर करने के लिए आप क्या करते हो? बराबर प्रेस करके जो भी आपको करना होता है, जैसे मेरे को सम करना है, जोड़ना है, बराबर सम। और कौन सी रो को सेल को जोड़ना है? जैसे A1 को जोड़ना है किसके साथ? A2 के साथ में, तो A1, A2 कर दूंगा। और मेरे को यदि जोड़ करना है, सम करना है, बहुत सी सेल है A1 से लेकर A5 तक, ये जहाँ पर 1 2 कुछ भी यहाँ पर डाटा एंट्री है 7 लिख दिया, यहाँ पर कोई 1000 डाटा लिख दिया, तो ये जो आपको डाटा दिख रहा है इनको सभी को योग करना है। कौन कौन सेल? 1 2 3, यानी 5 सेलों को A1 से लेकर A5 तक, तो मैं बराबर करूँगा, सम करूँगा, छोटा कोष्टक हो जाएगा A1 कोलन A5, तो ये सभी योग हो जाएगी A1 से लेकर A5। केवल और केवल मान लेते हैं A1 में जो डाटा है ये और A5 में डाटा है ये, इन दोनों को ही जोड़ना, तो A1 A5 कर दूंगा। ये डायरेक्टली मैं कॉमा करूंगा, सिर्फ और सिर्फ कॉमा, न कि सेमीकोलन है यहाँ पर। जब सेल की बात आई है तो एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको फैक्ट बता दूं जहां से एग्जाम में सवाल पूछे ही जाते हैं। वो फैक्ट क्या है? वो है MS एक्सेल में कॉलम और रो की संख्या कितनी होती है? जो रो होती हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वो 10 लाख में होती है। 10,48,576 है, ये होती है रो होती है। और कॉलम की संख्या होती है 16,384 कॉलम, 16,384 कॉलम, 10,48,576 है वो रो होती है। और कॉलम को ABCD ऐसे प्रदर्शित करते हैं, तो कॉलम लास्ट तक XFD तक चला जाता है, XFD तक ये चला जाता है, A से शुरू होता है।
और बाकी तो कॉलम इस प्रकार होता है। तो कॉलम की अधिकतम चौड़ाई कितनी हो सकती है? तो कॉलम की जो चौड़ाई है वो 255 कैरेक्टर की हो सकती है। कितनी? 255 कैरेक्टर की। और जो रो है, ये वाली रो की हाइट कितनी हो सकती है? रो की हाइट हो सकती है 409 पॉइंट की। कितनी? 409 पॉइंट की रो की हाइट हो सकती है। जब पॉइंट की बात आई, आगे फॉन्ट का बात आएगा, तब मैं कुछ पॉइंट के बारे में भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, क्योंकि इन सभी से एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। अधिकतम हाइट विड्थ कितनी हो सकती है? कॉलम की जो विड्थ है वो 255 कैरेक्टर की। रो की हाइट कितनी हो सकती है? 409 पॉइंट की हो सकती है। 72 पॉइंट होते हैं ना, वो 1 इंच के इक्वल होता है। फॉन्ट की साइज़ आप देखते हो 8 से लेकर 72 है। डिफ़ॉल्ट साइज़ आप इस प्रकार आपको देखते हो ड्रॉप डाउन में 8 से 72। तो यहाँ पर 72 का मतलब है 1 इंच, यानी 1 पॉइंट होता है 1/72 इंच के इक्वल होता है। और यहाँ पर 409 पॉइंट की बात हो रही थी। सवाल नंबर 12, एमएस वर्ड में एक टेबल में कॉलम की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? अब एमएस वर्ड में, एक्सेल की बात नहीं हो रही है, वर्ड में आपको टेबल इंसर्ट करनी पड़ती है। तो अधिकतम टेबल में कितने कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हो? तो टेबल में ये एकमात्र ऐसे भी आप कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक ही कॉलम है, एक ही रो है, एक ही सेल है, तो ये भी अपने आप में एक टेबल हो जाएगी। तो एमएस वर्ड में एक टेबल में स्तंभों की न्यूनतम संख्या, अधिकतम तो कितनी, लेकिन न्यूनतम की बात हुई तो न्यूनतम, अब स्तंभ न्यूनतम 0 तो नहीं हो सकता, 0 होगा तो फिर कैसे टेबल बनेगी? एक स्तंभ और एक रो हो सकती है। 12 का सी करेक्ट है। अब यहाँ पर आप टीटीए देख पा रहे हो ना, टाइम टू आंसर है, ये 12 सेकंड में इस सवाल का आंसर है, मैक्सिमम कैंडिडेट ने किया है। और इस सवाल का आंसर है, यदि ज़्यादा सोचने का समय है तो 19 सेकंड का समय में आंसर कर दिया है। यहाँ पर 22 सेकंड का समय है, तो ये भी साथ साथ टीटीए टाइम टू आंसर आप कितने में कर पाते हो। 12 सेकंड से अधिक नहीं लगेगा, नहीं तो आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं हो पाएगा। और नेक्स्ट वाला है, इंटरनेट के संबंध में एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एफटीपी यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 का डी है, 75% कैंडिडेट ने किया है। एमएस वर्ड में कि कोई भी दस्तावेज छपने से पहले पृष्ठ को देखने या समायोजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? प्रिंट करने से पहले आप उसको देख सकते हो कि किस प्रकार प्रिंट आएगा। तो प्रिंट प्रीव्यू वहाँ पर एक आपको शो होगा। प्रिंट प्रीव्यू के लिए अभी हाल ही में सीएचएसएल में इसकी शॉर्टकट की पूछी है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो वो होती है दोस्तों कंट्रोल के साथ में F2 है। ये प्रिंट प्रीव्यू आपको दिख जाएगा, मतलब प्रिंट जो आपका छपने वाला है हार्ड कॉपी में, वो किस टाइप से होगा उसमें आप एडिट वगैरह पहले कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो प्रिंट प्रीव्यू देखकर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 14 का ए किया है, 64% ने, 25 ने इसको स्किप किया है। निम्नलिखित में से कौन एमएस वर्ड में कट या कॉपी टेक्स्ट को संग्रहित करता है? आपने क्या किया, किसी को कॉपी किया, टेक्स्ट को कॉपी किया है। कट में भी क्या होता है? कट में भी कॉपी ही होता है, लेकिन वहाँ से डिलीट हो जाता है और कहीं और जगह उसको आप पेस्ट कर सकते हो, उसी जगह से वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन होता तो वो कॉपी ही है। कॉपी टेक्स्ट, और ये कहाँ पर स्टोर होता है? तो वो होता है क्लिप बोर्ड में। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्लिप बोर्ड में कट, बहुत से आपने वर्ड को कॉपी कर दिया, 2-3 वर्ड को कॉपी कर दिया, ठीक है, तो ये तीनों ही वर्ड क्लिप बोर्ड में चले जाएंगे। तो डायरेक्टली क्लिप बोर्ड पर क्लिक करके आप इन सभी वर्ड को देख सकते हो। नहीं तो यदि आप Ctrl+V पेस्ट करेंगे तो पहला जो वर्ड, लास्ट में जो वर्ड आपका कॉपी हुआ है, कट हुआ है, वो ही पेस्ट होगा, ठीक है। तो ये क्लिप बोर्ड 15 का सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि 75% ने किया है, 5% ने इसको स्किप किया है। निम्न में से कौन एक ईमेल पते का दूसरे भाग में शामिल है? अब ईमेल एड्रेस होता है ना, उसमें 2 प्रमुख भाग होते हैं। एक तो यूजर का नाम, जैसे कि एक ईमेल एड्रेस है ram@gmail.com। इसमें राम क्या है? तो राम यूजर नेम है, ये हो गया भाग यूजर नेम। और बाकी आप देख पा रहे हो gmail.com है, इसे आप कहेंगे डोमेन नेम है। क्या है? डोमेन नेम, ये ठीक है। जिसमें स्पेशल जीमेल है, ये मेल का सर्वर है, मेल का सर्वर है। और ये दोनों आपस में अलग है, वो @ से अलग है, @ है। तो आप कहेंगे राम है इसका यूजर नाम, और gmail.com है ये डोमेन नेम है। तो प्रमुख 2 भाग हो गए, यूजर नेम और लास्ट में डोमेन नेम। तो आपको पूछा है एक ईमेल एड्रेस का दूसरे भाग में क्या होता है? दूसरे भाग में होता है डोमेन। क्या होता है? डोमेन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बीच में ये @ से अलग होते हैं,
तो 16 का आंसर सी किया है 69% कैंडिडेट ने। टीसीपी आईपी सबसे लोकप्रिय इंटरनेट प्रोटोकॉल है। टीसीपी का मतलब क्या होता है, तो पहले भी मैं टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये टीसीपी आईपी है, ये 4 लेयर होती है। इसकी कितनी 4 लेयर होती है। इन 4 लेयर का नाम पूछ लें, निम्नलिखित में से कौन सी लेयर नहीं है टीसीपी आईपी में। तो एक लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर होती है। एक होती है ट्रांसपोर्ट लेयर भी यहाँ पर होती है। और बाकी इंटरनेट लेयर होती है, एक इंटरनेट लेयर हो जाएगी। और एक होती है नेटवर्क इंटरफेस। तो ये 4 लेयर होती है, नेटवर्क इंटरफेस, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क इंटरफेस। ये टीसीपी आईपी के 4 लेयर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। ईमेल सेवा प्रदाता याहू मेल होती है, हॉटमेल होता है, जीमेल होता है, कूल मेल है। ये कोई ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। बाकी जीमेल की बात करूं, जीमेल की शुरुआत कब हुई, आपको एग्जाम में पूछ लें जीमेल की शुरुआत कब हुई। तो जीमेल की हुई दोस्तों 1 अप्रैल, नोट कीजिएगा 1 अप्रैल 2004 को इसका बीटा वर्जन रिलीज़ किया गया। और जैसे परीक्षण हो गया, पूरा बीटा वर्जन है, पूरा चरण समाप्त हो गया, वो हुआ था 2009 में। बीटा वर्जन की शुरुआत हो गई थी 2004 में। और जीमेल से पहले था याहू मेल, लेकिन गूगल ने कितना, जीमेल गूगल का ही प्रोडक्ट है, याहू मेल का भी अस्तित्व ही बिल्कुल नहीं लग रहा है। याहू मेल है ये अभी वेरिजॉन की एक सहायक कंपनी है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याहू मेल 1997 में, जब आपका लगभग जन्म हुआ उस समय याहू मेल है वो एक अमेरिकी कंपनी द्वारा शुरुआत कर दी गई थी 1997 में। जीमेल 2004 में, 2009 में इसका टेस्ट पूर्ण हुआ था। और कूल मेल कोई भी जीमेल सेवा प्रदाता नहीं है। तो 18 का करेक्ट आंसर सी किया है 85% ने। एक ईमेल में शामिल हो सकते हैं, 21 सेकंड के भीतर आंसर करना है। ईमेल में आप क्या क्या डाल सकते हो, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। एक ईमेल में टेक्स्ट डाला जा सकता है, ठीक है, टेक्स्ट, उसके साथ फाइल है, कोई भी फाइल के साथ आप इमेज शामिल कर सकते हो। तो टेक्स्ट, फाइल, इमेज है, ये सभी डाल सकते हो। इमेज, वीडियो, जिप्ड फाइल भी इसमें डाल सकते हो। ईमेल के अंदर जिप्ड फाइल भी आ सकती है, टेक्स्ट फाइल के साथ साथ इमेज। अब जब ईमेल की बात आई है तो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर जैसे जीमेल एक आपका ईमेल सेवा प्रदाता है, जीमेल। एग्जाम में सवाल पूछ लें कि जीमेल में अधिकतम कितने लिमिट की फ़ाइल आप भेज सकते हो। आप जीमेल भेजते हो ना, काफ़ी बार मेल करते हो, ईमेल करते हो, तो वहाँ पर आप कोई फ़ाइल अटैच करते हो, कितने एमबी तक की फ़ाइल अटैच कर सकते हो। भाई ध्यान रखना, 25 एमबी तक की फ़ाइल आप अटैच करके भेज सकते हो। आप कहेंगे इतनी, इससे बड़ी फ़ाइल भेजनी हो तो इससे बड़ी फ़ाइल भेजने के केस में जीमेल उसको ड्राइव में कन्वर्ट कर देगा। गूगल ड्राइव भी गूगल का प्रोडक्ट है, वहाँ से स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा आपको 15 GB के आसपास लगभग मिल ही जाती फ्री स्टोरेज। तो वो ड्राइव में कन्वर्ट कर देगा उस फाइल को, ये जो लिंक बना देगा और फिर आप उसको फॉरवर्ड करके वो सामने वाला एसेज ले सकता है। बाकी जीमेल से डायरेक्टली 25 MB तक फाइल है वो भेजी जा सकती है। और जिसके अंतर्गत आप टेक्स्ट भेज सकते हो, फाइल के साथ इमेज है, वीडियो, सब कुछ हो जाएगा। और 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी किया है 83% ने। हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रदान करता है। हाई स्पीड, अब डायल अप तो सबसे पहले आया था, डायल अप हाई स्पीड बिल्कुल नहीं है। ब्रॉडबैंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ब्रॉडबैंड है वो काफ़ी हाई स्पीड, उच्च गति इंटरनेट कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो बैंडविड्थ होती है, बैंडविड्थ है वो काफ़ी विस्तृत होती है, बैंडविड्थ ज़्यादा होती है। डायल अप में बैंडविड्थ बहुत चौड़ी ज़्यादा नहीं होती है, चौड़ाई काफ़ी कम होती है बैंडविड्थ की। तो हाई स्पीड, अब डायल अप में पूछा जाता है, डायल अप में होता क्या है। डायल अप में होता है फ़ोन लाइन, जो टेलीफोन लाइन होती है ना, डायल अप जो काम करता है वो टेलीफोन लाइन पे करता है, यानी PSTN नेटवर्क है, पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर काम करता है। पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क पर डायल अप काम करता है, जिसमें जो पहले टेलीफोन, बहुत पुराने समय में टेलीफोन लाइन हुआ करती थी, और साथ साथ एक यहाँ पर मोडेम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मोडेम और टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट को एक्सेस किया जाता था। जैसे कि एक वहाँ पर होता था, जो पहले फ़ोन हुआ करते थे ना, वहाँ पर आपको एक नंबर दिया जाता था, जैसे आपको नंबर दे दिया 567, इस पे डायल करो, और जैसे ही आप उसको डायल करते थे तो वो जानकारी जाती थी आगे, जो लाइन जुड़ी रहती थी टेलीफोन लाइन है, और जो सर्विस देता था इंटरनेट प्रोटोकॉल कंपनी, जो ISP
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां होती थी, वहां तक वो लाइन से जाता था, उनके पास डाटा पहुंचता था, मोडेम के जरिए यहाँ पर चेंज होता था डाटा, आपने जो जानकारी भेजी है। और ये जो आपका टेलीफोन था, ये कनेक्ट आप कंप्यूटर से कर सकते थे, अपने ही घर में कंप्यूटर से कनेक्ट करके नेटवर्क का एक्सेस ले सकते थे। लेकिन जो टेलीफोन लाइन की बैंडविड्थ है वो बहुत कम होती थी, सो इसकी स्पीड है बहुत कम। आप कहेंगे बहुत कम, कितनी हो सकती थी स्पीड? तो स्पीड लगभग 56 किलो बिट्स पर सेकेंड होती थी। बाइट नहीं, बिट्स पर सेकेंड है, 56 किलो बिट्स पर सेकेंड, बहुत कम है। अभी तो 5G का ज़माना आ गया है, 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड स्पीड जा रही है। ये उस समय की बात है जब डायलअप कनेक्शन काफ़ी पहले है, जिसकी स्पीड बहुत कम होती थी। डायलअप कनेक्शन में टेलीफोन नेटवर्क लाइन का उपयोग किया जाता था और मोडेम और टेलीफोन लाइन के जरिए इंटरनेट है वो हासिल किया जाता था। और बाकी यहाँ पर अगला है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर आप देखेंगे SQL। SQL एक लैंग्वेज है, न कि ऑपरेटिंग सिस्टम। SQL की फुल फॉर्म आपको पूछ लें तो आप कहेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ये SQL की फुल फॉर्म हो गई। SQL का उपयोग डाटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट वाले यहाँ पर बाकी ये यूनिक्स है, मैक OS है, लिनक्स है, ये सभी क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक OS, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ वगैरह सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के ही उदाहरण हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में खोज और बदले? अब आप फाइंड और रिप्लेस के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी? फाइंड प्लस रिप्लेस के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ में H है, ये Alt H कन्फ्यूज मत होना। कंट्रोल के साथ में H है। अब कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट है और काफ़ी वहाँ पर वर्ड्स वगैरह हैं, किसी एक वर्ड को आपको खोजना है, उसके स्थान पर दूसरा वर्ड टाइप करना है, गलत आपने एंट्री हो गई वहाँ पर, तो आप कंट्रोल H करेंगे, वहाँ पर आपको विकल्प मिल जाता है कौन सा वर्ड आपको रिप्लेस करना है, कंट्रोल H करके आप फाइंड कर सकते हो। MS वर्ड में पेस्ट करने के लिए कीबोर्ड, पेस्ट के लिए कंट्रोल V हो जाएगा, कॉपी के लिए कंट्रोल C रहता है, पेस्ट के लिए कंट्रोल V है। पेस्ट में एक फॉर्मेट पेस्ट होता है, वो आगे सवाल आएगा तब बात करेंगे। 23 का भी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अब कथन देखो, MS वर्ड में एक टेबल में एक सेल हो सकती है, तो ये एक सेल बिल्कुल हो सकती है। MS वर्ड में ऊपर ही आपने देखा था, एक टेबल में केवल और केवल एक सेल, ऐसे ये एक टेबल हो सकती है, एक रो, एक कॉलम, एक सेल बिल्कुल हो सकती है। आपको पूछा था कौन सा कथन असत्य है, वो बताना, ये तो सत्य है। MS वर्ड में टेक्स्ट के फॉन्ट का आकार 8 से कम नहीं हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, 8 से कम हो सकता है। फॉन्ट का आकार है आपको डायरेक्टली ड्रॉप डाउन मेन्यू में 8 से लेकर 72 दिखता है, ऐसा नहीं कि 8 से 72, लेकिन एज ए आपको ड्रॉप डाउन में आप देखेंगे, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे MS वर्ड में तो 8 आपको मिनिमम दिखेगा, 72 आपको मैक्सिमम दिखेगा, जहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये यहाँ से सवाल पूछा जाता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको फॉन्ट का साइज़ कितना दिखता है MS वर्ड में? मिनिमम 8 का दिखता है, मैक्सिमम 72 का दिखता है, लेकिन आप 72 से बड़ा भी फॉन्ट कर सकते हो। मैनुअल वहाँ पर आपको एंटर करना पड़ेगा, कितना बड़ा कर सकते हो, एग्जाम में पूछा हुआ है। तो MS वर्ड 2007 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम फॉन्ट साइज 1638 की हो सकती है, मिनिमम है वो एक तो है, मैक्सिमम 1638 आप फॉन्ट साइज कर सकती हो। अब फॉन्ट साइज में मैंने बताया, और डिफ़ॉल्ट कितनी रहती है? शुरुआत में आप फॉन्ट को न छेड़ें, तो डिफ़ॉल्ट आप एंटर करते हो ना, 11 की फॉन्ट साइज़ आपको मिलती है, डिफ़ॉल्ट 11 की मिलती है, ये भी याद रखो। और एक पॉइंट है, ये सभी पॉइंट है, एक पॉइंट की साइज़ कितनी होती है? एक पॉइंट की साइज़ 1/72 इंच होती है, मतलब जो 72 पॉइंट मिला के 1 इंच बनता है। नेक्स्ट सवाल है 24 का सही है ना, डी बिल्कुल। कंप्यूटर डाटा स्टोरेज में मेमोरी साइज़ के रेफरेंस में 1 GB कितने MB के बराबर है? सभी को पता है 1 GB में 1024 MB होते हैं। और बाकी सबसे छोटी आप देखेंगे, एक निब्बल में पूछा जाता है, एक निब्बल में कितने बिट होते हैं? एक निब्बल में 4 बिट होते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में आप कहेंगे 2 निब्बल कह दो, या फिर एक बाइट में 8 बिट होते हैं, या फिर 2 निब्बल होते हैं, ठीक है। और बाकी 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो 1 KB में 1024 बाइट होंगे, 1 KB में 1024 बाइट हो जाएंगे। इसी प्रकार 1 MB में कितने KB है? 1 MB में 1024 KB है। 1 GB में 1024 MB, 1 TB में 1024 GB होते हैं। और एक PB यानी पेटाबाइट, एक PB में 1024 TB होते हैं, 1024 TB यानी 1 पेटाबाइट। और 1024 पेटाबाइट में 1 एक्साबाइट हो जाएगा। उसके बाद जेटाबाइट भी रहता है, जोटाबाइट भी रहता है, ये सभी स्टोरेज यूनिट है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से MS एक्सेल सूत्र का
परिणाम क्या होगा। ये जो आपका फॉर्मूला है, सूत्र की शुरुआत MS एक्सेल में बराबर से होती है, उसके बाद सम है। सम का मतलब है आपको योग करना है, प्लस करना है। क्या क्या प्लस करना है, 8/4/2 और इसको साथ में प्लस करना है 1-2/2। अब 8/4/2 कितना होगा, 8/4/2 यानी आप 8/4 कितना हो गया, 2/2, 2/2 यानी 1, तो 1 और इसके साथ में किसको जोड़ना है, इसके साथ में 1-2/2, 2/2 यानी 1, 1-1 यानी 0, तो 1 के साथ में 0 को सम करना है, तो 1 के साथ में 0 को जोड़ेंगे तो 1 ही तो होगा आंसर, ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 26 का बी किया है 50% ने। 27 देखो, निम्नलिखित में से किस प्रकार की इंटरनेट सेवा के लिए केबल या फोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती है। अब केबल की आवश्यकता डायल अप में तो रहती ही रहती, सबसे पुराना था, और बाकी DSL यानी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है, नाम से स्पष्ट है। डायल अप के बाद DSL ही तो आया है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है जिसकी स्पीड तेज हो गई है। और उपग्रह में, सैटेलाइट में कोई भी आपको केबल की आवश्यकता नहीं है। ISDN में भी रहती है। ISDN का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है, उपग्रह में नहीं रहती है। निम्नलिखित में से किसे ईमेल आईडी में अनुमति नहीं है। ईमेल आईडी में रिक्त स्थान कभी नहीं हो सकता है। आपकी जो भी ईमेल आईडी होगी, जैसे टॉप ट्रेंडिंग GK@, अब ईमेल आईडी में कैपिटल और स्मॉल का कोई फर्क नहीं है। आप ईमेल आईडी को कैपिटल में लिख सकते हो, स्मॉल में लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर गैप नहीं होना चाहिए, रिक्त स्थान नहीं होना चाहिए, वो वैलिड ईमेल आईडी नहीं रहती है। डॉट हो सकता है, बिल्कुल डॉट आप करते हो ना, टॉप, अब स्थान मत दो, डॉट दे दो, टॉप डॉट ट्रेंडिंग डॉट GK ये लगा सकते हो, कैपिटल स्मॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी संख्या डाल सकते हो, 6 5 6, बड़ा अक्षर छोटा अक्षर कोई दिक्कत नहीं, डॉट आ सकता है, लेकिन रिक्त स्थान नहीं आ सकता है आपके जीमेल आईडी में। बाकी मैं जीमेल आईडी का बता चुका हूँ। सबसे पहले यूज़र नाम रहता है, जैसे राम लिख दिया @gmail.com। ये जो यूज़र नेम है ये अधिकतम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, यूज़र नेम अधिकतम 64 कैरेक्टर का हो सकता है, ध्यान रखना। और आपको पूछ लें डोमेन नेम अधिकतम कितने कैरेक्टर का, जो gmail.com डोमेन नेम है ये अधिकतम 255 कैरेक्टर का हो सकता है। कितने का, 255 का डोमेन, 64 है वो यूजर नेम और एक सिंबल है @। इन सभी को आप योग करेंगे तो तीनों ही 320 कैरेक्टर के। जीमेल में अधिकतम कैरेक्टर मिला के हो जाए तो वो 320 हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सेवा का सबसे मंद प्रकार है, सबसे धीमा है, सबसे पुराना है। डायल अप है तो सबसे धीमा ही होगा, बिल्कुल इजी सवाल हो गया। डायल अप के बाद अभी DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन है वो तेज़ है, 3G 4G तेज है ही है, उपग्रह भी तेज है डायल अप से। तो निम्नलिखित में से कौन सा ई-कॉमर्स वेबसाइट नहीं है, तो ई-कॉमर्स में आप देखेंगे गूगल मैप्स ई-कॉमर्स नहीं है, बाकी स्विगी, फ्लिपकार्ट, ऊबर वगैरह ई-कॉमर्स है। विषम को चुनिए, इसमें अलग कौन सा है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, मोजिला, ये सभी आप देख पा रहे हो ब्राउज़र के नाम है। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका ब्राउज़र है, तो ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का। और सफारी आपको पूछ ले सफारी किसका है, तो सफारी एप्पल कंपनी का ब्राउज़र है, सफारी है वो एप्पल का है। मोजिला एक अलग से कंपनी है। फाइल एक्सप्लोरर है ये अलग है, ये ब्राउज़र नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पहले से मौजूद दस्तावेजों को खोलने के संदर्भ में MS वर्ड 2007 में असत्य है, तो MS वर्ड 2007 से संबंधित असत्य स्टेटमेंट। ऑफिस बटन आपको MS वर्ड में मिलता है, लेफ्ट साइड में ऊपर की दिशा में ऊपर साइड में कॉर्नर में ऑफिस बटन मिलता है, जहाँ पर आपको विकल्प मिल जाएंगे ओपन का, सेव एज का, ये सभी मिलता है। ओपन बिल्कुल वहाँ पर ऑफिस बटन में आप मौजूद पहले से ही आपके कंप्यूटर में पड़ा हुआ कोई डॉक्यूमेंट है उसको MS वर्ड में खोलना है, तो मौजूद डॉक्यूमेंट को MS वर्ड में खोलना है, तो नया तो बनाना नहीं है, तो ऑफिस बटन में जाइएगा, ओपन पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आप फाइल सेलेक्ट कर पाएंगे। तो मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+O रहती है। न्यू के लिए Ctrl+L है, मौजूदा के लिए Ctrl+O बिल्कुल करेक्ट है। ओपन पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको एक विंडो ओपन होगी जहाँ पर फाइल पर डबल क्लिक करके आप सिलेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल मौजूदा वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए शॉर्टकट कुंजी Ctrl+M नहीं है भाई, Ctrl+M MS वर्ड में इंडेंट देने का काम करती है। शॉर्टकट कुंजी का अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, देख सकते हो। टॉप ट्रेंडिंग GK शॉर्टकट लगाना कंप्यूटर शॉर्टकट है, 100 इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कवर है। MS वर्ड में Ctrl+M इंडेंट का काम करेगा। आप कहेंगे भाई ये इंडेंट क्या चीज़ है, इंडेंट का मतलब ये हुआ, काफ़ी बार होता है ना, पहली लाइन यहाँ से शुरुआत हो रही है, सेकेंड लाइन उसके नीचे से कुछ स्थान छोड़ कर, तो वो स्थान छोड़ा वो आपने इंडेंट दिया है, वो आपने Ctrl+M किया है,
तो पैराग्राफ इंडेंट देता है, बाकी सभी आपने देख लिया है। ऑफिस बटन में क्या है, खोलना है आपको डॉक्यूमेंट, पुराना खोलना है, नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है, या फिर सेव करना है, प्रिंट करना है, सारे ऑप्शन आपको ऑफिस बटन में मिल जाते हैं। और ऑप्शन 32 का डी करेक्ट है ना, 71% ने किया है, क्योंकि ये गलत आपको पूछा तो ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से पाठ स्वरूपण के संदर्भ में इटैलिक विकल्प एमएस वर्ड में किस श्रेणी का है। इटैलिक विकल्प आप देखेंगे तो वहाँ पर फॉन्ट स्टाइल में आपको मिल जाएगा। फॉन्ट स्टाइल में इटैलिक मिल जाता है, बोल्ड मिल जाता है और अंडरलाइन वगैरह फॉन्ट स्टाइल में आपको मिलेगा। रेगुलर जो वर्ड रहता है इटैलिक रहता है, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक ये सभी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर फॉन्ट शैली करेक्ट हो जाएगा। और बाकी जो भी एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट है उसका फॉन्ट है वो 11 साइज़ का रहता है डिफ़ॉल्ट में। और कौन से फॉन्ट में रहता है, कैलिब्री में रहता है, कैलिब्री में सामान्य उसका डिफ़ॉल्ट रहता है। तो 33 का सी करेक्ट है। सीपीयू की गति को किस में मेजर किया जाता है। सीपीयू की गति को हर्ट्स में, एचजेड हर्ट्स में मेजर किया जाता है। सीपीयू के 3 भाग होते हैं। सीपीयू के 3 भाग कौन कौन से होते हैं, एक तो आपका सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, एक होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एक होता है मेमोरी यूनिट है। तो ये सीपीयू के 3 भाग हो गए। नेक्स्ट सवाल, हार्ड डिस्क एक उपकरण जो किस प्रकार का डेटा स्टोरेज डिवाइस है। हार्ड डिस्क है वो सेकेंडरी डिवाइस है, रैम रोम है वो प्राइमरी है, रैम रोम है वो प्राइमरी है, हार्ड डिस्क है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि पावर्ड ऑफ हो जाए, स्विच ऑफ हो जाए कंप्यूटर, उस केस में भी डाटा सेव रहता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सी तकनीक का उपयोग करते हैं। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और कौन सी पीढ़ी कब आई है। जैसे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता है। फर्स्ट जनरेशन है उसमें वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन आई थी 1940 से 1956 तक है। ट्रांजिस्टर का उपयोग हो रहा है सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग। अब 1900 कहीं के अलग अलग आपको डेट मिल जाएगी यहाँ पर जनरेशन केस में, लगभग 1957 से 1963 तक आपके सेकेंड जनरेशन आई थी। आईसी का प्रयोग हो रहा है थर्ड जनरेशन में, इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन, जो कि 1965 में आई है, 64-65 में आई है, 1971 तक थर्ड जनरेशन। अभी जो जनरेशन चल रही है वो चौथी पांचवी जनरेशन है। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हो रहा है फोर्थ जनरेशन में, और फोर्थ जनरेशन में 1971 के बाद चौथी पीढ़ी है। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है पांचवी में, एआई का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि आपने चैट जीपीटी वगैरह सुना होगा। 36 का डी करेक्ट है आईसी। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार कब किया गया। www वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे W3 कह सकते हो, www कह सकते हो, इसका आविष्कार 1989 में किया गया। 1989 में ब्रिटेन के थे टिम बर्नर्स ली। किन्होंने किया है, टिम, नाम याद होगा आपको, नाम मत भूलिएगा, टिम बर्नर्स ली ने किया है www का आविष्कार। कब किया है, 1989 में किया है। तो यहाँ पर 37 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि किया है। 25% नहीं करेक्ट किया भाई, इसका सन याद रखो, बहुत कम कैंडिडेट करेक्ट कर पा रहे हैं। 1989 याद रखो। इंटरनेट प्रोटोकॉल के रेफरेंस में टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म क्या है। तो ये बता चुका हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी करेक्ट है। कंप्यूटर नेटवर्क की विश्वव्यापी प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी है। कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे अधिक क्या है भाई, कंप्यूटर नेटवर्क में इंटरनेट से बड़ी क्या प्रणाली हो सकती है। 39 का सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रणाली जिसे इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र है, म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट है, वो कंप्यूटर वगैरह से कनेक्ट होते हैं, मीडी के जरिए कनेक्ट होते हैं। संगीत उपकरण कंप्यूटर से आप MIDI के जरिए कनेक्ट करते हो। अब MIDI की फुल फॉर्म क्या है। MIDI का मतलब है म्यूजिकल, M यानी म्यूजिकल, I यानी इंस्ट्रूमेंट, D यानी डिजिटल, I यानी इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस हो जाएगा। मीडी है, जितने भी म्यूजिकल आपके इंस्ट्रूमेंट हैं वो कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे मीडी के जरिए। निम्नलिखित में से सीसी का फुल फॉर्म क्या है। ईमेल में आपको सीसी मिलता है, ईमेल में आपको बीसीसी मिलता है, ईमेल में आपको फ्रॉम मिलता है, ईमेल में आपको टू मिलता है। तो फ्रॉम में तो आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी आएगी, कौन भेज रहा है और किसको भेजना है। टू यानी किसको भेज रहे हो, जिसको भेज रहे हो तो उनकी ईमेल आईडी है। अब टू में 2 ऑप्शन मिलते हैं, आप टू में जाएंगे, टू में सीसी मिल जाएगा, टू में आपको बीसीसी मिल जाएगा। फ्रॉम में तो आपकी आ जाएगी ईमेल आईडी, टू में आगे किसको भेज रहे हो, जिसको भेज रहे हो,
टू में सीसी और बीसी। अब सीसी का मतलब है कार्बन कॉपी, बीसीसी का मतलब है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या फ़र्क है? मान लो वो ईमेल, आपको कोई भी ईमेल का कंटेंट कुछ भी हो, वो ईमेल एक से अधिक लोगों को भेजनी है। आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनको कोई ईमेल भेजनी है, उनको कोई बोनस दिया जा रहा है सभी को, तो वो आप क्या करेंगे, बीसीसी में उनकी ईमेल आईडी डाल सकते हो या फिर सीसी में डाल सकते हो। सीसी में डालेंगे तो जिसको भी आप वो ईमेल भेजेंगे उनको पता चलेगा कि बाकियों को भी ये पता चल जाएगा और ईमेल किन किन को गई है, सेम ईमेल, क्योंकि सीसी में उनको भी नाम दिख जाएगा, सारों की ईमेल आईडी शो हो जाएगी। यदि आप बीसीसी में करके बीसीसी में सभी की ईमेल आईडी डाल देते हो तो वो सेम मेल है, सभी के पास चली जाएगी, अलग अलग भेजने की जरूरत नहीं है। और बीसीसी में क्या है, सीसी में भी सभी के पास जाती है, लेकिन बीसीसी में जिनके पास वो मेल जाएगी उनको ये पता नहीं लगेगा कि सेम ईमेल और किन को भेजी गई है, बिल्कुल ब्लाइंड हो जाएंगे। बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, उनको लगेगा कि केवल मेरे को ही भेजी गई है। तो यदि सीसी में वो आप बहुत सारों की ईमेल डालेंगे तो उनको पता चल जाएगा और किस किस को ये ईमेल गई है उनकी ईमेल आईडी शो हो जाएगी। सीसी और बीसीसी ये समझ गए होंगे। 41 का आपका बी करेक्ट है, 56% ने किया है। कंप्यूटिंग के क्षेत्र में VRML का अर्थ क्या है? अब VRML ये है वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज है। वर्चुअल रियलिटी मार्कअप लैंग्वेज को अभी कहा जाता है वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अभी इसका VRML है ना, वर्चुअल रियलिटी, M यानी मॉडलिंग है, ठीक है, मॉडलिंग लैंग्वेज है। अब मॉडलिंग किया गया है 1995 से पहले इसे मार्कअप लैंग्वेज कहा जाता था, 1995 के बाद मॉडलिंग लैंग्वेज। ये VRML क्या है, तो 3D में काम करती है। वर्चुअल रियलिटी है तो 3D में काम करती है। 3D में कोई टेक्स्ट आपको लिखना है, 3D में कोई आपको ऐसी आकृति बनानी है, बिल्कुल 3D में टेक्स्ट की आकृति 3D में बनानी है। जो भी आप 3D में टेक्स्ट वगैरह करते हो ना, आकृति वगैरह जो कि मैथ्स वगैरह में काम आती है, तो VRML लैंग्वेज का प्रयोग करेंगे वहाँ पर। MS वर्ड में एक नया दस्तावेज खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है, बता भी चुका हूँ। नया दस्तावेज आपको ओपन करना है, यानी न्यू डॉक्यूमेंट कंट्रोल के साथ एन करेंगे। और पुराना पहले से ही सेव डॉक्यूमेंट है उसको दोबारा MS वर्ड में खोलना है, कुछ एडिट वगैरह करना है तो कंट्रोल के साथ O करेंगे। और कंट्रोल के साथ यदि आप W कर देंगे तो सब कुछ क्लोज हो जाएगा। कंट्रोल W का मतलब जो भी एक्टिव विंडो है उसको क्लोज करना। कंट्रोल N यानी न्यू डॉक्यूमेंट खोलना। O का मतलब पुराना सहेजा हुआ डॉक्यूमेंट दोबारा ओपन करना है। और बाकी Alt+N यहाँ पर दे रखा है। Alt+N क्या होता है, MS वर्ड में आप चीज़ों को इंसर्ट भी करते हो। इंसर्ट में क्या करते हो, इमेज ऐड करनी है, कोई आपको टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, टेबल ऐड करनी है, तो Alt+N करते हो ना, ये सभी ऑप्शन मिल जाते हैं क्या कि आपको इंसर्ट करना है, तो Alt+N में इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। HTTPS का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। एस का मतलब है सिक्योर है, तो सिक्योर ज़रूरी है भाई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा। अब इसकी शुरुआत कब हुई है, नेट स्केप कम्युनिकेशन ने 1994 में अपने नेट स्केप नेविगेटर वेब ब्राउज़र के लिए सबसे पहले HTTPS का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले HTTPS है वो नेट स्केप नेविगेटर ब्राउज़र के द्वारा 1994 में इसको बनाया गया था। और गूगल ने ये कब घोषणा की कि जितने भी अब वेबसाइट होगी ना उसमें HTTPS साइट्स को नॉट सिक्योर, जिसमें HTTPS लास्ट में, एस का मतलब सिक्योर है, एस का अलग से पूछा जाता है, ऐसे नहीं सिक्योर, जिसमें केवल और केवल HTTP है ना, तो वो शो कर देगा ये साइट सिक्योर नहीं है। 2018 से ये गूगल ने घोषणा की थी, फरवरी 2018 में, कि उनका जो क्रोम ब्राउज़र है, गूगल का क्रोम ब्राउज़र है ना, वहाँ पर HTTP साइट्स हैं जिसमें एस नहीं है इंक्लूड, वो नॉट सिक्योर के रूप में चिन्हित करेगा गूगल। और ये 44 का आपका ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि 50% कैंडिडेट ने किया है। निम्नलिखित में से जब आप एक ईमेल भेजते हो तो कौन से फील्ड में आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, तो ईमेल का सब कुछ मैं बता चुका हूँ। ईमेल में एक जिसको भेजते हो उसको आएगा टू, और आपका ईमेल फ्रॉम है, आपका जब आप एक ईमेल भेजते हो तो कौन से फील्ड में आपका आएगा फ्रॉम में, और टू के अंतर्गत CC और BCC आते हैं, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो गया, फ्रॉम हो जाएगा। आपका ईमेल फ्रॉम में आ जाएगा। 45 का एक करेक्ट है। ईमेल के बारे में यूजर नाम क्या होता है, डोमेन नाम क्या होता है, सब कुछ कवर हो चुका है। एक प्रोग्राम लॉजिक का आरेखात्मक निरूपण है। प्रोग्राम लॉजिक का आरेखात्मक है। आरेखात्मक में आपकी फ्लो चार्ट होता है। फ्लो चार्ट में जो भी आप शुरुआत करते हो ऐसे फ्लो चार्ट है, आगे से आगे आप जो विभक्त करते हो ना चीज़ों को, वो एक फ्लो चार्ट में इसके 3 भाग हो गए, ठीक है, तो वो प्रोग्राम लॉजिक का आरेखात्मक निरूपण है, उसे फ्लो चार्ट कहा जाता है। 46 का सी करेक्ट है।
निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक विशेष पेन है। अब इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र है, एरिया है और एक पेन है, स्टाइलस है। तो ये सभी ग्राफिक्स टैबलेट में होता है। एक आपको कहाँ पर लिखना है और लिखने के लिए जो पेन है, इलेक्ट्रॉनिक पेन है, जैसे स्टाइलस बोला जाता है। पेन को क्या बोलते हैं? स्टाइलस बोला जाता है। लिखने वाले पेन को स्टाइलस कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक पेन है, जिसके द्वारा मैं अभी ये लिख रहा हूँ, ये स्टाइलस के जरिए लिख रहा हूँ। और ये एक टैबलेट है, पूरा इंटरफेस है। इस टैबलेट पे जो लिख रहा हूँ वो ग्राफिक्स टैबलेट है। 47 का बी करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल है, मुख्य पृष्ठ एक वेबसाइट का क्या है? मुख्य पृष्ठ यानी होम पेज। वेबसाइट का होम पेज उसका पहला पेज है। कौन सा पेज? पहला पेज है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ईमेल आईडी का एक हिस्सा होना चाहिए? ईमेल आईडी में डॉट होगा बिल्कुल, लेकिन @ है। @ ईमेल आईडी में जरूरी है, सेपरेट करता है। @ सबसे पहले आपका यूज़र नेम है, यूज़र नेम, उसके बाद @ और लास्ट में डोमेन नेम। तो @ होना बहुत ज़रूरी है ईमेल आईडी में। @ ऑप्शन डी। URL शब्द का क्या अर्थ है? URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL क्या होता है? एक वेबसाइट का नाम होता है। URL यानी पूरी वेबसाइट। जैसे कि एक वेबसाइट, आपको उदाहरण के रूप में URL के भाग बताता हूँ। एग्जाम में URL के भाग से भी सवाल पूछा जाता है। जिस प्रकार ईमेल आईडी के भाग थे ना, उसी प्रकार URL के भाग, जैसे एक ईमेल आईडी है http://www.toptrainingGK.com। तो इसमें आप जो HTTP देख रहे हो, ये क्या है? ये है प्रोटोकॉल। इसे आप बोलेंगे ये प्रोटोकॉल है। और तो www क्या है? तो www ये सब डोमेन है। ये क्या है? www एक सब डोमेन, ध्यान रखना। तो ये पूरा टॉप ट्रेंडिंग जीके ये क्या है? तो ये है दोस्तों डोमेन। इसे आप कहेंगे डोमेन। टॉप ट्रेंडिंग जीके क्या है? डोमेन। तो .com क्या है? इस पूरे को ही डोमेन कहा सकता है, टॉप ट्रेंडिंग जीके.com, लेकिन .com है। डोमेन में एक एक्सटेंशन का काम करता है, जैसे TLD भी बोला जाता है। TLD का मतलब टॉप लेवल डोमेन है। ये .com है, ये डोमेन एक्सटेंशन बोल सकते हो। डोमेन एक्सटेंशन है .com, और ये टॉप लेवल एक डोमेन है। बाकी टॉप ट्रेंडिंग जीके ये डोमेन है। और इसके आगे और भी यदि वेबसाइट में और कोई पेज हैं, जैसे फाइल करके कोई फोल्डर और है, फोल्डर 1 करके दे दिया, स्लैश करके, तो ये सारा कुछ होता है, फाइल पाथ होता है। इसे URL स्लग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? URL स्लग। URL स्लग, तो ये इसको बोला जाता है URL स्लग है, जो कि फाइल पाथ होता है। और बाकी यहाँ पर जो टॉप ट्रेंडिंग GK.com है, ये पूरा एक होस्ट नेम है, जो डोमेन नेम है, इसे होस्ट नेम आप कह सकते हो। तो ये सभी भाग हो गए। तो इसमें यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL। इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक पेजों को, इलेक्ट्रॉनिक पेज का मतलब वेब पेज है। 1 पेटाबाइट कितने? 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट के इक्वल है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 1 पेटाबाइट 1024 टेराबाइट है। और 1024 पेटाबाइट में क्या होगा भाई? 1 पेटाबाइट में इतने, लेकिन 1024 पेटाबाइट इक्वल कितने के? तो 1024 पेटाबाइट यानी 1 एक्साबाइट है। 1 एक्साबाइट है, 1024 पेटाबाइट है। इसी प्रकार 1024 GB में कितने TB होते हैं? तो 1024 GB में 1 TB होता है। और 1024 TB में क्या होता है? तो 1024 TB में 1 पेटाबाइट होता है। 1024 TB में 1 पेटाबाइट। एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड कौन सा है? तो यहाँ पर ये बात हो रही है फ्लैश ड्राइव की। फ्लैश ड्राइव एक छोटा पोर्टेबल फ्लैश मेमोरी कार्ड है, जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में प्लग किया जाता है और पोर्टेबल हार्ड ड्राइव के रूप में कार्य करता है, वो है फ्लैश ड्राइव। निम्न में से कौन सी एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो CPU को गति दे सकती है? हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी CPU को गति देती है केस मेमोरी। केस मेमोरी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी है, और काफ़ी बार पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे हाई स्पीड की है। उस केस में रजिस्टर का नाम आता है, लेकिन केस मेमोरी सबसे तेज़ हो जाएगी। और ये मुख्य मेमोरी से भी तेज़ मेमोरी है। अस्थायी उपयोग के लिए डाटा संग्रहण का काम करती है। स्थायी नहीं है, नॉन वोलेटाइल है। ये क्या है? नॉन वोलेटाइल नहीं, नॉन वोलेटाइल तो स्थायी होती है, वोलेटाइल है। ये वोलेटाइल है, जो कि अस्थायी है। MS वर्ड दस्तावेज में क्लिपबोर्ड, मैंने कहा क्लिपबोर्ड में जो भी आप कॉपी करते हो वो सेव संग्रहण होता है। तो क्लिपबोर्ड सामग्री को पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की? पेस्ट के लिए Ctrl+V होती है, कॉपी के लिए Ctrl+C है। यदि आप फॉर्मेट कॉपी करना चाहते हो, फॉर्मेट कॉपी, आगे शायद सवाल आएगा, नहीं तो बता दूंगा। सहायता खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? हेल्प के लिए कौन सी फंक्शन कुंजी? F1 हेल्प है। रीनेम के लिए F2 है। स्पेल चेकिंग का आगे सवाल आएगा, जहाँ से सवाल आते हैं। तो हेल्प है, कोई भी प्रोग्राम है आपको
वहाँ पर लेके जाना कर्सर और F1 दबा देना है। तो आप कहेंगे आपको उससे प्रोग्राम मेन्यू से संबंधित हेल्प मिल जाएगी, ये किस काम आता है। तो 56 का एक करेक्ट है। F1 F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती है, तो जिसमें F1 फंक्शन की है वो हेल्प का काम करेगी, जो आपको पूछा है हेल्प का। कंप्यूटर की किस इकाई को कंप्यूटर का मस्तिष्क है? CPU को मस्तिष्क कहा जाता है, सभी को पता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा के हवाई यातायात और रडार को नियंत्रित करने के लिए हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड में एनालॉग और डिजिटल, हाइब्रिड में दोनों का मिश्रण है, एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों कंप्यूटर हो जाए तो हाइब्रिड है। जैसे कि आप देखते हो हॉस्पिटल में जाते हो, काफ़ी बार आप मशीन से ऐसी देखते हो जहाँ पर एनालॉग का भी काम हो रहा है, डिजिटल भी आपको वहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं, डाटा शो हो रहा है, तो वो भी एक हाइब्रिड कंप्यूटर है। ठीक है। पाइथन एक क्या है? पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसमें उच्च स्तरीय भाषा। पाइथन आपकी हाई लेवल लैंग्वेज है। 59 का बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न स्तरीय भाषाएं कौन सी है? तो मशीनी भाषा निम्न स्तरीय भाषा है। असेंबली भाषा और मशीनी भाषा ये दोनों ही निम्न स्तरीय हैं। निम्न स्तरीय भाषा में क्या होता है? 0 और 1 बाइनरी होता है, जिसको आप पढ़ नहीं सकते हो, कंप्यूटर पढ़ सकता है। कंप्यूटर में जो भी आप कमांड देंगे, इनपुट देंगे, जो प्रोसेस कंप्यूटर उसको करता है, आप इनपुट देते हो वो हाई लेवल लैंग्वेज में देते हो। मतलब ये जो चीज़ें लिखी हुई है ना, आप ये सभी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है वो सभी हाई लेवल है, मतलब आप पढ़ सकते हो। डायरेक्टली कंप्यूटर उसको रीड नहीं कर सकता है। कंप्यूटर को रीड करने के लिए वहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज में जैसे पाइथन आ गई, और भी लैंग्वेज है, बेसिक है, और फॉर्मूला ट्रांसलेशन आप फॉर्ट्रेन देखते हो, सी है, C++ है, जावा है, सभी उच्च स्तरीय भाषा है। कंप्यूटर उसको क्या करता है? निम्न स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करता है, जिसमें बाइनरी डिजिट 0 और 1 होता है। तो सवाल पूछा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज यानी HLL को लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए, मशीनी भाषा जो कंप्यूटर रीड कर सकता है, किसका प्रयोग किया जाता है? जिसमें दो नाम आते हैं, एक आता है इंटरप्रेटर, एक नाम आता है कॉम्पाइलर। तो आप कहेंगे इसमें दोनों में अंतर क्या है? कॉम्पाइलर और इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? चीज़ों को एक एक करके लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है, और कॉम्पाइलर है एक साथ पूरा जितना इंटायर प्रोग्राम है एक साथ वो कन्वर्ट कर देगा मशीनी में, जिसमें समय कम लगता है। एक साथ करता है तो कंप्यूटर में प्रोसेस है, प्रोसेसिंग बहुत तेज़ करनी पड़ेगी, कंप्यूटर पर लोड पड़ेगा। कंपाइलर में इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, समय ज़्यादा लगता है लेकिन लोड कम पड़ता है कंप्यूटर पर। नेक्स्ट वाला यहाँ पर कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा है? इनपुट है कंप्यूटर में, इनपुट और आउटपुट डिवाइस से अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर आप जो चीज़ें स्कैन कर रहे हो वो आपका इनपुट डिवाइस है। इसके अलावा इनपुट कौन से हैं? तो स्कैनर तो है ही है, कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है इनपुट है, माउस इनपुट डिवाइस है, जो चीज़ें आप कंप्यूटर में एंटर कर रहे हो। और आपको पूछ रहे डिजिटल कैमरा क्या है? डिजिटल कैमरा भी आप पिक्चर लेते हो ना, अंदर डालते हो कंप्यूटर में, वो भी आपका इनपुट डिवाइस है। स्कैनर जो आपको पूछा है इनपुट डिवाइस है। माइक आपका माइक्रोफोन है ना, वो भी इनपुट डिवाइस है, जो रिकॉर्ड कर रहे हो आप, माइक्रोफोन है, माइक है। बारकोड रीडर है, बारकोड रीडर भी इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक है, जॉयस्टिक क्या करता है? कंप्यूटर में ऑनलाइन गेमिंग वगैरह में काम आता है। जॉयस्टिक भी कमांड देने के लिए एक इनपुट डिवाइस है। बाकी जो आउटपुट में आपका प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है, वो भी एक आउटपुट है, मॉनिटर है, स्क्रीन वगैरह सारा आउटपुट डिवाइस है। 60 का यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ड में टेक्स्ट के कई टुकड़े में टेक्स्ट के फॉन्ट, रंग, आकार को लागू करने के लिए ये हो गया। मैं फॉर्मेट पेंटर की बात कर रहा था। तो ये फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? जहाँ पर जैसे कि मेरे को एक ऐसी लाइन लिखी हुई है, एक बहुत कैपिटल में लिख दिया, पहला अक्षर कैपिटल में लिख दिया टॉप, और कलर भी इसका अलग अलग कलर करके मैंने लिखा था टॉप, और फिर कुछ अलग कलर था, स्मॉल में लिखा था ट्रेंडिंग, आर ऐसे बड़ा था। तो एक पूरा अलग फॉर्मेट था, अलग अलग कलर का मेरे पास फॉर्मेट था, और इस फॉर्मेट को मान लेते हैं मैं इस लाइन में लागू करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर मेरे को कॉपी करना पड़ेगा। अब कॉपी डायरेक्ट नहीं करना पड़ेगा, Ctrl+C से कॉपी डायरेक्ट होता है। कंट्रोल के साथ आपको शिफ्ट प्रेस करना है, फिर C करना, Ctrl+Shift+C से आपका फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा, पूरा फॉर्मेट ये कॉपी हो जाएगा। और जहाँ पर इस फॉर्मेट को आपको लागू करना है तो पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift के साथ V करना पड़ेगा, वो पूरा फॉर्मेटिंग आपकी आ जाएगी। तो ये फॉर्मेट पेंटर हो जाएगा। 61 का डी करेक्ट है। MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक को लागू करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 को आप स्पेलिंग चेक करते हो। F1 से आपको हेल्प की ज़रूरत रहती है, F2 रीनेम वगैरह करने के काम आता है। तो F7 है स्पेलिंग चेक करने के लिए, ऑप्शन बी करेक्ट है। 62 का बी हो जाएगा। 56% ने किया है, 25 ने इसको छोड़ा है, बाकी का गलत हुआ है।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट में सूत्र से पहले निम्नलिखित में से किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है? फॉर्मूला एंटर करने से पहले आप सेल में फॉर्मूला एंटर करते हो, जो चीज़ों को जोड़ने वगैरह के लिए, योग करने के लिए, माइनस करने के लिए, तो बराबर का उपयोग करते हो। बराबर के बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला जैसे सम करना है तो सम लगा लेंगे। कौन कौन सी सेल को सम करना है वो यहाँ पर आगे के कोष्टक में आ जाएगा। MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट में हाइपरलिंक सम्मिलित करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? हाइपरलिंक का मतलब क्लिकेबल लिंक रहती है ना, जहाँ पर आप क्लिक करते ही अलग चीज़ पर, वेबसाइट पर चले जाते हो, अलग पेज पर चले जाते हो, जिस पर क्लिक लिंक होती है, क्लिकेबल लिंक होती है, वो हाइपरलिंक रहती है। हाइपरलिंक के लिए कंट्रोल की है। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की कंट्रोल के हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट है 64 का। नेक्स्ट सवाल है, MS वर्ड में कंट्रोल R का प्रयोग है टेक्स्ट को स्क्रीन के किस ओर संरेखित करने के लिए किया जाता है? R का मतलब राइट है, तो टेक्स्ट को राइट डायरेक्शन में, पूरे जो टेक्स्ट हैं उसको राइट साइड में अलाइन करने के लिए कंट्रोल R है। लेफ्ट साइड में कंट्रोल L हो जाएगा। सेंटर में अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, जो एग्जाम में पूछा जाता है? टेक्स्ट को केंद्र में लाने के लिए कंट्रोल के साथ आप करेंगे ई, ये पूछा जाता है। जस्टिफाई करना है तो कंट्रोल के साथ जे करते हो आप। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पर सवाल एंडिंग की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्टेबल डिवाइस है? पोर्टेबल का मतलब है कहीं पर भी आप उसको ला सकते हो, ले जा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ईजिली उसको कैरी कर सकते हो। पोर्टेबल डिवाइस वो उपकरण है जिसे आसानी से कहीं ले जाया जा सकता है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर है ना, वो डेस्क पर रहता है, न कि आपके पास कहीं ले जा सकते हो। आपको डेस्कटॉप में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत रहती है, डेस्क पर ये रहेगा। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, बाकी लैपटॉप, थंब ड्राइव, आईपैड वगैरह कहीं पर भी आप कैरी कर सकते हो। तो ये आपका पोर्टेबल डिवाइस नहीं होगा डेस्कटॉप। ऑप्शन सी करेक्ट है 66 का। इस प्रकार यहाँ पर लेवल 1 के 66 सवाल कंप्लीट हुए। लेवल 2 के थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके कवर होंगे। तो 3 वीडियो में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कंप्यूटर है जहाँ से SSC वगैरह सारे सवाल पूछते हैं। और बाकी आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है तो लाइक कर देना है इस कंटेंट के लिए। और ये बुक्स आप लेना चाहते हो जिसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूड हैं, 4000 क्वेश्चंस की स्मार्ट बुक है, TTA वगैरह दिया रहता है, उस सवाल का आंसर कितने सेकंड में करना है। लास्ट में स्मार्ट आंसर की जो आपने देखी है, कितने कैंडिडेट ने इसको स्किप किया, किसने करेक्ट किया है, और बाकी इसका इनसाइड लास्ट में सॉल्यूशन भी रहता है। जो सवाल मैं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा फैक्ट सही सॉल्यूशन जो बता रहा हूँ वो इसमें भी इंक्लूड है। फ्री वीडियो लेसन है। तो ये सारा पूरा कंटेंट है, विषय है, सारा आपका GK इसमें कवर हो जाता है, साइंस वगैरह सब कुछ कवर है। बाकी साइंस का इस बुक का अलग से सॉल्यूशन डाला हुआ है, टॉप ट्रेंडिंग GK साइंस करके सर्च करना, टेक्स्ट बुक करके, वहाँ पर साइंस के 1000 क्वेश्चन मैंने कवर किए इस बुक से। और ये बुक आपको अभी अमेजन पर सेल चल रही है, जिसका फ़ायदा उठा सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, जहाँ से इस बुक को कोई भी कैंडिडेट बाई करना चाहता है वो बाई कर सकता है अमेजन से। धन्यवाद।